हेलो। आज का साइंस गियर चैनल में आपका स्वागत तो है ही, लेकिन आज आप इस चैनल में 2027 में जो बोर्ड के एग्जाम देंगे उसके लिए एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ जो आप अचंभित रह जाएंगे। और इतना कठिन क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में उसे सीख भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस चैप्टर का कुछ देखना है। क्या धातुओं के बाद पिछले वीडियो में धातुओं के बारे में प्रथम बताए थे, आज हम थोड़ी सी अधातुओं की बात करेंगे, कुछ अपवादों की बात करेंगे, फिर करेंगे हम अगला टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं अधातुएं। परिभाषा इसकी क्या है, क्या इसके उदाहरण हैं, ये द्रव अधातु कौन सी है, पृथ्वी की सतह पर जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं उस सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। अधातुएं क्या है, तो देखते रहिए साइंस गियर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है, यानी कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातुओं में बिल्कुल आपको बताया गया था, बिल्कुल इसका उल्टा है। धातु में बताया गया था कि कोई भी परमाणु या तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन यहाँ पर ग्रहण करता है, तो वो तत्व या परमाणु अधातु कहलाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि कोई भी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तरह से ये कह सकते हैं लेता है, तो वो कहलाएगा अधातु। समझ में आ गई? एग्जांपल्स देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। देखिए, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन का अपन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यानी कि क्रमांक देखें, तो 17 नंबर है और ये लिखा जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 8 7। यानी कि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और जब इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसके लिए? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो एक ये इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है Cl-, यानी कि ऋणायन बनाता है, क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्लोरीन को क्या कह सकते हैं? अधातु कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि क्लोरीन अधातु क्यों है? क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन एक अपवाद है, प्लस होने के बावजूद भी क्या है, एक माइनस का भी होता है इसमें, हाइड्राइड, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं आप हाइड्रोजन भी अधातु है। ठीक है ना? सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये सभी अधातु हैं। तो ये अधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। समझ में आ गई परिभाषा? पहली बात। दूसरी बात आती है द्रव अधातु कौन सी है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे धातुओं में हमने बात की थी, सभी धातुएं ज्यादातर ठोस थी, लेकिन एक मरकरी कैसा था? द्रव था। लेकिन यहाँ पर अधातुएं जो होती हैं वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस भी पाई जाती है, द्रव भी पाई जाती है, गैस भी पाई जाती है। जैसे आपने सुना है नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। द्रव में एक ही धातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है उसका? ब्रोमीन। अगर पेपर में आ जाता है तो ब्रोमीन एक अधातु है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, अक्सर हम भूल जाते हैं, पेपर में क्या होता है, लिखा आता है द्रव धातु का नाम लिखो, तो पारा लिखना है, मरकरी लिखना है, लेकिन जब वो द्रव अधातु कहता है तो हम जल्दी में धातु का नाम लिख आते हैं। तो अधातु है द्रव ब्रोमीन। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ठोस भी पाई जाती हैं, जैसे कार्बन है, कोयले में पाया जाता है, ये ठोस होती है। तो तीनों अवस्थाओं में कोई पूछ लेता है हमसे कि धातु कौन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो आपको बताना है ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में। लेकिन धातुएं जो पाई जाती है वो ठोस अवस्था में, लेकिन एक केवल द्रव अवस्था में। पृथ्वी की सतह पर भूपर्पटी, भू माने पृथ्वी, परपटी माने सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा जो अधातु पाई जाती है वो कौन सी है? धातु मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, एल्यूमिनियम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अधातु पाई जाती है वो कौन सी है पृथ्वी की सतह पर? वो है ऑक्सीजन। यानी कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है उस पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। समझ में आ गई? उसके बाद सिलिका आता है, मिट्टी जिससे बनती है, यानी कि सिलिका, SI सिलिकॉन बोलते हैं। फिर फास्फोरस जो हड्डियों वगैरह में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। फिर सल्फर, गंधक,
ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ज्यादातर एक भी पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो आपको जवाब देना है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अधातुओं के अब गुणधर्म की बात करें। अधातुओं के गुणधर्म बिल्कुल उल्टे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अधातुओं के गुणधर्म जो पिछला वीडियो अगर देखें उसमें धातुओं के गुणधर्म लिखाए हैं, मैंने बताए भी है अच्छी तरह से, ट्रिक के साथ भी बताए हैं, उस वीडियो को देख लें। उसका बिल्कुल विलोम करना है, जैसे उसमें बताया चमकीली होती है धातुएं, तो यहाँ बताना चमकीली नहीं होती है। वो बताना आघातवर्धनी होती है, तो यहाँ कहना आघातवर्धनी नहीं होती है, भंगुर होती है, टूट जाती है। तो इस प्रकार से उसमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि वो कैसे सुचालक होती है, तो यहाँ कहना है कुचालक होती है। तो ये चीजें उसमें करनी है आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं, उल्टा करना है, विलोम करना है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो छोटे छोटे प्रश्नों बन के आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, तो वो अपवाद आपको समझने हैं। देखिए सबसे पहला है अपवाद में ग्रेफाइट। क्या है ग्रेफाइट? हालांकि विस्तार से आगे चर्चा आएगी, कर लेंगे 4 पार्ट में, लेकिन अभी ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, और अभी आपको बताया था कार्बन क्या है? अधातु। अब अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं मैंने बताया था बिल्कुल विपरीत है, कुचालक होती हैं। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, क्षणों के रूप में काम में लाई जाती है। विद्युत अपघटन हम क्रियाओं में देखते हैं तो ग्रेफाइट की क्षणें बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन है? विद्युत की सुचालक है। सामान्यतः अधातुएं कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन भी अधातु है, अभी आप बताया ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह। तो आयोडीन, अब आयोडीन की क्या विशेषता है जो अपवाद के रूप में? धातुएं में बताया गया था, धातुएं चमकदार होती है, क्रिस्टल होती है, चमकदार होती है, चमकती है, लेकिन अधातुएं नहीं चमकती है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकती है। समझ में आ गई बात? तो आयोडीन के लिए एक अपवाद बन गया कि आयोडीन अधातु है तो चमकनी नहीं चाहिए। चमकनी क्यों चाहिए भाई? अधातु चमकती नहीं है, लेकिन अधातु धातुओं की तरह चमकती हैं, ये एक अपवाद हो गया। कौन? आयोडीन, ठीक है। बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देख लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसको शॉर्ट में याद करें तो लेनाक, लेनाक, ठीक है साहब, ऐसे याद कर सकते हो आप, लेनाक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कौन है? धातु हैं, ठीक है। धातु कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन JLINA के ऐसी धातुएं हैं जो अधातुओं के गुण को रखती हैं। अधातुएं सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, तो ये तीनों भी मुलायम होती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम धातु हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं, ठीक। तो कौन सा गुण पाया जा रहा है इसमें? इस मामले में पाया जा रहा है अधातुओं का गुण। समझ में आ गई बात? हीरा, हीरा के 2 इसमें एक तरह के अपवाद है। पहला तो है ये, हीरा किसका है? अधातुओं का है हीरा, तो कार्बन का ही अपर रूप है। तो कार्बन कौन है? अधातु। और अधातु कैसी होती है? आपको पता ही रखा है, ठोस होती है, कठोर होती है, मुलायम होती है, लेकिन हीरा सबसे कठोर है। हीरा सबसे कठोरतम पाया जाता है, और ये कठोरतम गुण किसका है? धातु का, लेकिन ये है तो अधातु। तो ये अपवाद। दूसरा हीरे का क्या है? दूसरा ये हीरे का है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कठोर तो है ही है, जब कठोर है तो गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? इसका उच्च होता है। अधातु होती, जबकि गलनांक और क्वथनांक किसके उच्च होते थे? धातुओं के उच्च होते थे। समझ में आ गई बात? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम। गैलियम के बारे में, सीजियम के बारे में बताया भी था आपको, हथेली पर रखें तो पिघलने लग जाती है, ठीक है जी साहब। यानी कि ये धातुएं हैं। धातुओं के क्या बताए थे? गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन ये धातुएं ऐसी हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, कम होते हैं। समझ में आ गई? और निम्न किसके होते हैं? वैसे अधातुओं के, लेकिन अपवाद के रूप में कौन आ रहा है? धातुएं आ रही हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आप अपवाद के रूप में समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बहुत मस्त पॉइंट है, एक एक करके विस्तार से इसको समझाएंगे, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पेपर में प्रश्न जरूर आते हैं इनमें से, तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की। यानी कि धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, भौतिक गुणधर्म तो पहले हो गए,
ठीक है, चमकदार होते हैं ये वगैरह, ये बहुत ही गुणधर्म थे। अब है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और विशेष है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है साहब, विस्तार से समझाए जाएंगे। आज की वीडियो का यही लक्ष्य है, मेन टारगेट यही है। लेकिन सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कितने हैं? 1 2 3 4, 4 रासायनिक गुणधर्म हैं। एक एक करके सबसे पहले मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर विस्तार से समझना है। ठीक है, अच्छी तरह पहले ट्रिक के साथ शॉर्ट में याद रखें, फिर उसके बाद विस्तार से समझें। तो सबसे पहले इस ट्रिक को समझ लें, क्या कहना चाह रहा है। ठीक, साले एसी ने एआई की बाट लगा दी, साले एसी ने एआई की बाट लगा दी। खिसकाया हाय नाउ ने अल्लो किसी लड़के का नाम मान लो, तो अल्लो को हाय नाली की सफाई करते करते खिसका दिया। ठीक है सर, यहाँ क्या क्या है अब विस्तार से समझेंगे इस ट्रिक के साथ। आज मेहनत तो जरूर होगी, लेकिन करना है। साले का मतलब क्या है, पहली बात करते हैं। साले का मतलब क्या है? साले का मतलब है, ये सब किसके साथ क्रिया हो रही है, यानी कि धातु की। ठीक है, तो धातु की और साले का मतलब होता है साल्ट। धातु की साल्ट से क्रिया कराती है, साल्ट। और साल्ट किसे कहते हैं, लवण को। साल्ट किसे कहते हैं, लवण को। यानी कि धातु की अगर साल्ट से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा। दूसरा, धातु की अब किससे क्रिया करानी, दूसरे नंबर पे एसी। एसी क्या चीज है, ACID एसिड। और एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल। ठीक है, धातु की साल्ट से क्रिया करानी है, धातु की एसी से क्रिया करानी है, एसिड से क्रिया करानी है। तीसरी, धातु की अब किससे क्रिया करानी है, धातु की अब तीसरे नंबर पे एआई कौन है, एआई का मतलब ये हो गया एयर, एयर माने वायु। एआई का मतलब कौन हो गया, एयर, वायु से क्रिया करानी है। और लास्ट चौथा नंबर, धातु की किससे क्रिया करानी है, वाट माने, वाट का मतलब क्या हो गया, वाटर, जल से क्रिया। समझ में आ गई बात। धातु की साल्ट से साले ने, धातु की एसिड से एसी ने, धातु की एयर से एआई ने, धातु की वाटर से वाट लगा दी, क्रिया करानी। अब बनेगा क्या, ये देखना है। तो मैंने इसलिए इसके पहले नंबर का पहला लिया है, दूसरे नंबर का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। पहले का नंबर खिसकाया, खिसकाने को बोलते हैं विस्थापन। अब क्या करना, विस्थापन। तो अगर आप किसी भी एसिड इसमें साल्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए धातु में आपने Na ले लिया और कोई साल्ट ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए आपने साल्ट ले लिया MgSO4, तो खिसकाया, यानी कि खिसकाने का मतलब क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन। तो Na इसको क्या करेगा, खिसका देगा और क्या बनाएगा, Na2SO4, बचेगा कौन, Mg। सुना, NaMg को खिसकाएगा। खिसकाने के लिए मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, गाना का मत गाली जानते हैं पापा, आज भी समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उस ट्रिक को आज विस्तार से जब समझेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा, जब तक उसको लिखेंगे नहीं, जब तक आज रासायनिक गुणधर्म। हाँ, तो अभी आज हम बात कर रहे थे कि धातु साल्ट से अपक्रिया करके, साल्ट का मतलब साले, साल्ट से अपक्रिया करके विस्थापन अपक्रिया दर्शाता है। और धातु कौन है, Na। और साल्ट में आप ले सकते हो कोई भी, मैग्नीशियम सल्फेट या कोई भी, तो NaMg को हटा देगा और Na किसके पास आएगा, SO4 के पास। तो Na की संयोजकता एक, SO4 की -2 है, तो Na2SO4 बन जाएगा, Mg बन जाएगा। ठीक है, बन गया ना साले के साथ। दूसरी बात आती है एसी। एसी का मतलब कौन है, एसिड।
एसिड किसको बोलते हैं? अम्ल को। तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करते क्या बनाएगा? तो दूसरा पॉइंट बोले हाइड्रोजन बनाएगा, समझना भी। और साथ में क्या बनेगा? एक लवण बनेगा। तो NaHCl के साथ क्रिया करता है तो NaCl बन जाएगा। और जब मैंने बता भी रखा है कि H अकेला बचता है तो उसको H2 लिखते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि धातु की एसिड से क्रिया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, AI का मतलब क्या है? एयर। AI का मतलब क्या है? एयर। और एयर के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? तीसरा पॉइंट क्या है? नाउ। और ना कौन है? धातु। और ओ कौन है? ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। यानी कुल मिलाकर के धातु जब एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो धातु की ऑक्साइड बनाते हैं, Na2 बनाते हैं। तो मैंने लिख रखा है नंबर बाय नंबर। तीसरे के लिए AI के लिए नाउ लगाना है। चौथा नंबर क्या है? वाट माने वाटर। जब वाटर से अब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? पानी से अब क्रिया करते हैं तो चौथे नंबर पर देखो लिखा है। चौथे नंबर पर है अल्लो AlO3। यानी कि Al2O3 का मतलब क्या हो गया? अल्लो का मतलब धातु ऑक्साइड बनाएंगे। या फिर नाली की सफाई के लिए पहले पिछली वीडियो बता भी रखा है, नाली की सफाई NaOH के लिए लगाता हूं मैं। तो NaOH यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। संग में हाय माने हाइड्रोजन भी बनाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पेपर में आता है और 1 नंबर या 2 नंबर का आता है तो ऐसे 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। तो यानी कि धातुओं की लवण से क्रिया, धातुओं की अम्ल से क्रिया, धातुओं की एयर से, धातुओं के वाटर से कैसे याद करेंगे? साले ने एसी, ठीक है ना, साले एसी ने AI की बाट लगा दी, ठीक है ना, साले एसी ने AI की बाट लगा दी। अब यहां से विस्थापन को क्या बोलते? खिसकाया हाय नाउ ने अल्लो को हाय नाली की सफाई करते करते, धातु हाइड्रोक्साइड का नाली की सफाई करते करते। कितनी सरल है रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? हमें इनको विस्तार से समझेंगे। भाई ये 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आया था तो इसमें से दे देंगे। लेकिन अगर हमें इन कंसेप्ट को क्लियर नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या बता रखा है, हमारी वीडियो का मतलब होता है कंसेप्ट क्लियर करना। क्योंकि हम यहाँ नहीं 10th में नहीं रुकने वाले, हमें कंपटीशन क्रैक करना है। चाहे कोई सा भी साइंस का उसमें टॉपिक आ जाए 10th लेवल का, तो ये वादा है इसमें इसका कि आप उसको चूकेंगे नहीं। बस हर वीडियो को आप 10th क्लास तक के को, इसके बाद फिर मैं 9th का भी बनाऊंगा, तो इनको आप ऐसे देखें, बिल्कुल हर वीडियो को शांति से समझें, सुने। फिर भी कोई समस्या आती है तो जरूर मुझसे पूछें, ठीक है, कमेंट्स में। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म जो धातुओं के हैं, उन रासायनिक गुणधर्मों का एक विशेषता की बात। और वो विशेषता सबसे सरल मेरे लिए, सबसे पहले धातु की वायु से क्रिया, यानी कि धातुओं की हमें ऑक्सीजन से क्रिया करनी है। वायु में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करानी है। और ये मैं पहले ही बता देता हूं कि आपको धातु ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। अब कौन सी धातु कैसे करेगी क्रिया, ये हमें समझना है। ये साइड में मैंने वो जो पहले बताया था खाना का मक्का रीजन है पापा, वो शॉर्ट में लिख दी है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो अवश्य देखें, जिसमें विस्थापन अवक्रियाएं आपको समझाई गई है चैप्टर 1 में, वो आप समझाई जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, और वो टॉपिक है धातुओं की ऑक्सीजन से। अब समझिए, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ धातु तो ऐसी होती हैं जो खुला छोड़ने पर स्वतः ही आग पकड़ लेती है। ये मैं बता ही चुका हूं कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, ठीक है साहब। आग पकड़ लेती है यानी ऊष्मा देने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें थोड़ी सी ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात हम उन्हें अगर खुला छोड़े तो जलते रहेंगे, जलाने पड़ते। जैसे माचिस से दीपक जलाते हैं, ऐसे माचिस थोड़ी सी ऊष्मा उनको देनी पड़ती है। पता कैसे चलेगा सर, हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सी धातु के खुला छोड़ने पर जल जाती है, कौन सी धातु को हमें
ऊष्मा देनी पड़ती है। कौन सी ऐसी धातु हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है फिर भी वो जलती नहीं है, केवल क्रिया करती है? समझ में आने बात? तो देखिए ऐसी है, ये शुरू की मैंने बता रखा है, ये जो है घटते क्रम में है, घटते क्रम में, घटते क्रम यानी कि ये उच्च क्रियाशील है, जो नीचे निम्न क्रियाशील है। अगर शुरू की सोडियम पोटेशियम ऐसी धातुओं की बात करें तो ये धातुएं ऐसी हैं जो खुला रखने पर, बाहर खुला रख दे तो हमें माचिस की आंच यानी कि कोई भी ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आग पकड़ लेगी, वायु की ऑक्सीजन से खुद ही क्रिया कर लेंगे, खुद ही जला देंगे। अभी विस्तार से समझेंगे। बात करते हैं इसकी मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को हमें क्या करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, तब ये जलती है। समझ में आ गई? एल्यूमिनियम जिंक ये कुछ ऐसी धातु हैं दोनों, ये एल्यूमिनियम और जिंक जो कि क्या करती हैं, जलती नहीं है लेकिन अपने ऊपर एक पतली सी परत बना लेती हैं धातु के ऑक्साइड की, जिससे उनकी खुद की सुरक्षा हो जाती है। जैसे आपने देखोगे एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं घर में, कुकर वगैरह, और कुकर वगैरह को जब हीट दी जाती है गैस पर या कहीं पर, तो ऑक्सीजन से क्रिया तो करता है लेकिन अपने ऊपर धीरे 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 परत बना लेता है, पतली सी परत बना लेता है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो परत क्या करती है, वो परत वायु की और जो दूसरी वायु है उससे क्रिया होने से बचाती है, यानी कि उसके संचारण को रोकती है, उसे नष्ट होने से बचाती है। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई एल्यूमिनियम की या एल्यूमिनियम या जिंक कोई भी, तो एल्यूमिनियम की यानी कि वायु से क्रिया कराए तो क्या होगा, तो एल्यूमिनियम की वायु से क्रिया कराए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड शुरू में बनेगा वो एक पतली परत के रूप में उसी एल्यूमिनियम धातु के ऊपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा पतली परत के रूप में। और वो क्या फायदा करेगा, वो ये फायदा करेगा कि उस एल्यूमिनियम की आगे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्रिया हो रही है, संचारण यानी वायु का जो संचारण हो रहा है, जैसे चांदी काली पड़ जाती है बता रखा था, तो ऐसे ही उसकी संचारण से सुरक्षा करेगा, नष्ट होने से उसको बचाएगा। इसलिए कुकर वगैरह एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो शुरू में तो चमकते लाते हैं जब, लेकिन बाद में उसमें एक पतली सी परत चढ़ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो एक तरह से उसकी संचारण से सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम और जिंक क्या होती हैं, वैसे जलती नहीं है लेकिन जलाने पर एक परत सी बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। लोहा है, कॉपर है, ये कुछ धातुएं तुम्हारे उसमें आएंगी। तो लोहा और कॉपर भी क्या करते हैं, जलते नहीं है लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, और ये बनाता है सेकंड थर्ड ऑक्साइड, और ये बनाता है तुम्हारा एक काला पदार्थ यानी कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड। चांदी और सोना सबसे निचली यानी कि धातुएं हैं जो कि वायु से आसानी से क्रिया करती नहीं है। कोई पूछ ले कि वायु से कौन कौन सी धातुएं क्रिया नहीं करती हैं, तो चांदी सोना लिख सकते हैं। अब एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम सोडियम, दोनों की कंडीशन एक जैसी है इसलिए एक को समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे समझ लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं, और इसमें कौन सी धातु लेता हूं, पोटेशियम। तो मैंने पोटेशियम धातु ली, ऑक्सीजन से क्रिया कराई वायु में से, तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं के की वैलेंसी संयोजकता प्लस होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी 1 इसकी 2, इसके नीचे इसको ले जाएंगे, इसके नीचे इसको ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा के नीचे 2 आएंगे तो K2, और O के नीचे 1 आएगा, 1 को लिखते नहीं है तो K2O। ठीक है, समीकरण को संतुलित करेंगे, K1 है K2 है, तो आप क्या करेंगे, सब जानते हैं, इधर 2 लगाएंगे, इधर क्या लगाएंगे, अब K2 हो गए, O कितनी है 2, O कितना है 1 ही है, तो इधर 2 लगाएंगे। अब K कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, तो इधर कितना करना पड़ेगा हमें, 4 करना पड़ेगा। K 4 हो गए, K 2 दूनी 4 हो गए, O 2 हो गए, O हो गए, ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही अपन सोडियम का भी कर सकते हैं। कोई मुझसे कहे सोडियम की, तो Na प्लस O2, अब क्या बनेगा, सब समझ गए होंगे, Na2O हो गया ना, वही संतुलित हो जाएगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, शुरुआत की दो धातुएं पोटेशियम और सोडियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि ये वायु से तुरंत क्रिया कर लेती हैं,
इन्हें हमें हीट देने की जरूरत नहीं। आप सोचें कि इनमें मुझे माचिस से जलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, इसके लिए ही इनकी खुले में नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि खुले में वायु से क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, छोटे छोटे पीस बना करके। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जब इन बच्चों से प्रयोगशाला में कराया जाता है तो इनको किस में रख दिया जाता है, किस में रख दिया जाता है, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल से क्या फायदा रखने से, मिट्टी के तेल में जब ये डुबो कर रखे जाते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से इनका संपर्क नहीं हो पाता है, और जब संपर्क नहीं होगा तो ये जलते नहीं है। फिर इसको चिमटी से जब प्रयोग करना होता है, इसको ऐसा देखना होता है, तो चिमटी की सहायता से एक को लेते हैं, फिल्टर पेपर के बीच में रखते हैं, सूखते हैं। जब सूख जाएगा और जैसे ही हम इसको रखते हैं किसी पात्र में, कांच ग्लास में, थोड़ी सी देर में ही तुरंत आग पकड़ लेता है। और क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड। अगर सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड। पिछले वीडियो में एक चीज बताई गई थी, ये दोनों क्यों है, धातु के ऑक्साइड है, क्योंकि धातु है, ये ऑक्साइड है। तो ये धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। क्षारीय, क्षारीय का मतलब है क्षार, OH वाले, जो कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। pH 7 से ज्यादा होती है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैंने पोटेशियम निकाला, निकालने के बाद खुला छोड़ा, पात्र कांच ग्लास में, कटोरी में रखा, तो उसको जलने लग गया, अपने आप ही आंच पकड़ ली और जला, तो उससे राख बनेगी, राख बनती है, ठीक है ना। Na2O और जो K2O है वो राख के रूप में, जो कि अपन पोटेशियम ऑक्साइड कहेंगे, तो राख बन जाती है। आप सर ये कह रहे हैं कि ये क्षार है, ठीक है, इसकी pH 7 से ज्यादा है, सर इसकी ये एक तरह से लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो सर मैं कैसे मानूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, आपने जो राख प्राप्त की है, चाहे Na2O की चाहे K2O की, अब उससे समझें। देखिए, आपने मान लीजिए Na2O की राख प्राप्त की है, कहां से आई थी, सबको पता ही है ना, कहां से आई थी, जलाने पर। किसको, यानी जलाने में, जलने पर, अपने आप ही जल गया। सोडियम, सोडियम केरोसिन मिट्टी के तेल से बाहर निकाला, जलने लग गया। उनकी सुरक्षा मैंने बताई थी कैसे रखनी है, केरोसिन में डुबो के रखना, संपर्क नहीं रहता है ऑक्सीजन का, सुरक्षित है। इसको आपको क्या करना है, जो राख बनी है तो उसको सोडियम के जलने पर, और राख किसकी है, सोडियम ऑक्साइड की, उस राख को क्या करना है, पानी में डालना है। हालांकि आसानी से विलय नहीं होते धातु के ऑक्साइड अधिकांशतः, थोड़ा सा चम्मच से तोड़ना है, ऐसे मान लीजिए, या किसी बिटोलक से तोड़ना है। इसको पानी में डालना है, पानी, थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई वीडियो बनाते हैं। हम बात कर रहे थे कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो क्षारीय है, यानी कि उनके ऑक्साइड क्षारीय है। फिर अब सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड क्षारीय, इसका पता कैसे चले, हमने तो कह दिया इस धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है, पता कैसे चले, क्या इनकी ऑक्साइड जो हमने राख प्राप्त की थी अभी हाल, सोडियम की और पोटेशियम की, कि ये क्षारीय है, इसका पता कैसे चले। तो इसका पता करने के लिए भाई एक सीधा सा तरीका है, इनको जल में डालें। किस में डालें, जल में। देखो कैसे डालते हैं, तो जैसे K2O प्राप्त हुआ, धातु का ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड। अब इसकी ये क्या है, राख है धातु के ऑक्साइड की, पात्र में लिया कोई पात्र, उस पात्र में इसकी राख को डाल दिया, उसमें क्या है, पानी डाला, H2O। जब H2O उसमें डालेंगे, थोड़ा विडोलित करेंगे, यानी कि घुलाएंगे, क्योंकि धातु के ऑक्साइड आसानी से थोड़े से घुलते नहीं है, तो घुलेंगे तो क्या होगा, देखिए, इसमें से, इसमें बता रखा है H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं, और इसका बन जाएगा K प्लस O माइनस 2। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस वाले से, तो क्या बनेगा, KOH बनेगा। क्या बनेगा, KOH। KOH कौन है, KOH, OH किसमें होते हैं, क्षारों में, अर्थात अपन ये कह सकते हैं धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये कह सकते हैं कि अगर मान लो धातु के ऑक्साइड को अगर जल में डालें तो वो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अर्थात क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि कुल मिलाकर के
धातु के ऑक्साइड कैसे क्षारीय है। कोई पूछ ले हमसे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय क्यों है भाई बताइए, तो हम कैसे बताएंगे कि धातु के ऑक्साइडों को जब हम जल में डालते हैं तो वो धातु के हाइड्रोक्साइड यानी कि बनाते हैं। और यहाँ पर अगर आप लाल लिटमस पत्र ले जाए इसमें डालकर तो नीला हो जाएगा। पीएच चेक करें पीएच स्केल से तो 7 से ऊपर आएगी 14 तक। तो ये सिद्ध होता है कि ये एक तरह से धातु के क्या ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके अलावा अगले उसकी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम Mg की वायु से क्रिया। भाई सोडियम और पोटेशियम तो क्या हुआ था, सोडियम और पोटेशियम में तो पता है ना, सोडियम और पोटेशियम खुद जल जाते थे। कैसे जल जाते थे भाई, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल से निकालने के बाद में इतने अक्रियाशील थे कि खुद ही जल जाते थे वायु में, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम नहीं है ऐसा। मैग्नीशियम का जो रिबन है जो चैप्टर 1 में समझाया गया था पहले उसमें वीडियो में, उसको अच्छी तरह से देख लो। मैग्नीशियम जो है वो वायु के साथ तुरंत क्रिया नहीं करता, कम अभिक्रियाशील है। ये अभिक्रियाशीलता की श्रेणी जो बताई गई है आपको वो घटते क्रम में है, तो कम अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए थोड़ी सी क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा जलाना पड़ता है, माचिस से, बर्नर से या मोमबत्ती से, जिससे भी है मैग्नीशियम को जलाना पड़ेगा। अब जलाने के बाद क्या बनेगा तो सब जानते हैं Mg की +2 होती है वैलेंसी संयोजकता, जिसकी -2 कट जाएगी तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक धातु ऑक्साइड बनेगा, इसकी राख बन जाएगी। अब यहाँ पर भी ये बात आती है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारीय क्यों है, कैसे समझाएं इसे, तो फिर वही काम करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डालना है, विडोलित करना है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, MgO किसमें डाला, जल में। पानी में डालने पर क्या होगा, Mg की प्लस की 2 संयोजकता होती है, इसमें कौन से आयन बताए थे, OH भी होती है माइनस के, तो क्या बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, OH है ना, तो ये क्षार है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षार है। और ये हमारे पेट की अम्लता को दूर भी करता है, इसको जो अपन के इनो वगैरह आते हैं उनमें भी ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात। तो मैग्नीशियम थोड़ी सी ऊष्मा दे करके, यहाँ पर ऊष्मा लिखनी पड़ेगी आपको, ऊष्मा देने के बाद ही जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये राख बनाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, और ये को जब जल में डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब बात आती है एल्युमिनियम और जिंक की, ये क्या है, एल्युमिनियम और जिंक, देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक अगर इनकी दहन करते हैं, जलाते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आसानी से चलते नहीं है। पहली बात तो ये है कि चूड़ा पूरा बुरादा वगैरह जला सकते हैं आप, लेकिन अगर मान लीजिए बात करें बड़े रूप में तो एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, गैस व बर्नर पर इनको गर्म भी किया जाता है, ऊष्मा भी दी जाती है, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड की पतली परत बनती है। जिस शुरू में जब ऊष्मा देते हैं तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या बनेगी, पतली परत बनेगी, जो उस बर्तन के चारों तरफ बन जाएगी। उससे क्या फायदा है, उससे ये फायदा है कि जो भीतर की जो एल्युमिनियम है, परत के भीतर जो पहले से पुरानी है, वो भीतर की जो एल्युमिनियम है वो वायु के या अम्ल के या किसी चीज के संक्षारण का मतलब जानते हैं नष्ट होना, उस संक्षारण से बच जाएगी। अब बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसी जिंक की बात करें तो Zn+2 O-2 दो कट गए, ZnO बने। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है साहब, लेकिन राख के रूप में नहीं बनते। अरे भाई हमें फिर बताओ ये क्या चीज है, इनकी प्रकृति क्षारीय तो होती है, लेकिन इसके अलावा ये अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। दोनों एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं क्षारीय प्रकृति के अलावा। ऐसे ऑक्साइड किसके, धातु के ऐसे ऑक्साइड जो क्षारीय के अलावा अम्लीय प्रकृति यानी दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।
उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पेपर में आ भी जाता है कि भाई उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, समझ में? तो उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हें कहा जाता है जो कि क्षारीय और अम्लीय प्रकृति दोनों दर्शाते हैं। तो अब पेपर में आया तो उदाहरण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फिर पूछ लेते यार हमें बताइए तो सही कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जे, चलो क्षारीय तो पहले हमें समझ में आ गया, जल में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताइए कि ये क्षारीय प्रकृति के अलावा अम्लीय प्रकृति कैसे दर्शाते हैं, इसको सिद्ध करके तो बताइए। पेपर में बड़े रूप में भी आ सकता है, तो हम कैसे करेंगे सिद्ध, तो देखिए। देखिए जैसे अभी यार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, ठीक है, अब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये बताना है कि ये भाई क्षारीय प्रकृति भी दर्शाता है और अम्लीय प्रकृति भी दर्शाता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षार से क्रिया कराइए। ये कौन है? अम्ल है। ये कौन है? क्षार है। सबको पता है एच है, इसमें ओ एच है, ठीक है। हमें ये बताना है जब ये अम्ल है तो ये क्षार की तरह काम कर रहा है कि नहीं, जब ये क्षार है तो ये अम्ल की तरह कार्य करना है कि नहीं। इसके लिए उधर क्या बनना चाहिए? लवण और जल बनने चाहिए। क्योंकि पिछली वीडियो में आपको ये बताया गया था कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अम्ल के साथ अगर ये क्षार का काम कर रहा होगा तो उधर लवण और जल बना देगा। तो सब पता है Al, ठीक है, H को हटाएगा क्योंकि Al अधिक अवक्रियाशील है, H कम अवक्रियाशील है, तो Al H को हटा देगा। Al जब H को हटा देगा तो किसके पास आ जाएगा? Cl के पास। तो बनेगा Al की +3 होती है, Cl की माइनस होती है, तो 3 इधर आ जाएगा, एक को लिखते रहेंगे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और H और O से क्या बनता है? H2। तो ये कौन बन गया? लवण। ये कौन बन गया? जल। फिर ये कौन बचा? क्षार। तो यहाँ पर जब ये अम्ल से क्रिया कर रहा है तब ये लवण जल तो बना रहा है, लेकिन खुद की प्रकृति कैसी सिद्ध कर रहा है? क्षारीय प्रकृति सिद्ध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है सर। कौन बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAl2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। और साथ में कौन बनेगा? तो साथ में जल बनता है। ये लवण हो गया, क्षार है, तो फिर यहाँ पर कौन की प्रकृति दर्शा रहा है? अम्ल की प्रकृति दर्शा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार और अम्ल दोनों तरह की प्रकृति दर्शा रहा है, तब ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पेपर में आ जाता है कि भैया उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, डेफिनेशन दे दीजिए, उदाहरण में Al2O3 ZnO दे दीजिए। लेकिन आपसे पूछता है कि भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आयरन की, ठीक है। आयरन लोहा जो है वो डायरेक्टली नहीं जलता है, लोहे की छीलन ले जाती है। लोहे की जो फैक्ट्रियां होती है वहां से परादा ले लीजिए, छीलन ले लीजिए, उसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया कराती हैं तब क्या होता है? तो जलता तो आसानी से नहीं है, तो ऊष्मा तो देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि ये समझ लो जितनी जल्दी जलेंगे उससे थोड़ी देर में जलेंगे, उससे और ज्यादा देर में ये जलेंगे, और उसके बाद और ज्यादा देर में, यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे चलते चले जाएंगे। और नीचे चांस होना तो फिर ये नहीं करते ऑक्सीजन से, ऐसे बताते हैं, ठीक है सर। तो बात करते हैं इसकी Fe की ओर से। अब कैसे करेंगे? Fe की दो संयोजकता होती है, 2 और 3। ऑक्सीजन की 2 ही है। आपको क्या करना है? दोनों से बनाना है सूत्र, सरल सीधी। तो FeO बन गया, इसकी देखें तो 2 इसके नीचे आएगी, 3 इसके नीचे आएगी, तो 2 ये बन गया, 3 ये बन गया। ऐड कर दो तो Fe 2 और 1 3 हो गए, वो 3 और 1 4 हो गए, ये बनेगा Fe3O। यानी कि आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, दो उनसे ली थी, इनसे संयोजकताओं से, तो इसे बोलेंगे आयरन सेकंड और थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर मान लो लोहे की क्रिया कराई जाती है किससे?
ऑक्सीजन से, तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनता है। कॉपर की भी करा सकते हैं, कॉपर काला हो जाता है, सीधी सीधी बात है। और चैप्टर 1 में दिया गया है और यहाँ भी समझ लीजिए, Cu की अगर वायु से क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा तो देनी पड़ेगी, तस्तरी वगैरह में रखना पड़ता है। चीनी मिट्टी में पहले चैप्टर में आया था, उपचयन क्रिया में पहली वीडियो में देखो, उसमें विस्तार से समझाया। तो Cu वो बनता है, काला पदार्थ बनता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ऑक्साइड है, 40 होना क्रिया करते नहीं। तो आप समझ गए होंगे पहले चैप्टर को अच्छी तरह से, कि पहले चैप्टर मतलब धातुओं की वायु से क्रिया को आप समझ गए होंगे, रासायनिक गुणधर्मों में कि कैसी कैसी क्रिया होती हैं। तो आप ये जान गए होंगे कि सोडियम पोटेशियम खुली अवस्था में क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। मैग्नीशियम को थोड़ा सा ऊष्मा दी जाती है। एल्यूमिनियम जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड है। आयरन वगैरह और जो तुम्हारे कॉपर वगैरह हैं, ये डायरेक्टली क्रिया नहीं करते, इन्हें एक तरह से किसी बर्तन या पात्र में रख करके क्रिया कराई जाती है। छीलन वगैरह से क्रिया आयरन की कराई जाती है, इसको चीनी मिट्टी के पात्र में रखा जाता है, काला पदार्थ बनता है। ये सभी क्रिया इसमें दिखाई जाएंगी। अब बात करेंगे दूसरी रिएक्शन की। यहाँ में आग लग गई है, अब देखिए करेंगे सब, जहाँ बार बार जी आ जाए।